अच्छा, तो क्या पूछ रहे हैं अभी? क्या आपसे मैथ स्टैट से क्लासेस 7 होगा? आप बताओ कैसे करना है। देखो, आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, है ना। सीयूटी का पूरा सिलेबस रिकॉर्डेड में भी ऐप पे है, वो भी देख सकते हो। बाकी बच्चे देख रहे हैं, हालांकि इसलिए लाइव क्लास में आते नहीं हैं, तो वो रिकॉर्डिंग ही देख रहे होंगे। दूसरा, मैथ और स्टैट्स की दोनों, जैसे अभी 7 to 9 सर ने क्लास लिए होंगे, परिमल सर, है ना, मैथ पोर्सन के। और अभी मेरा क्लास जैसे मैं रख दिया 10 से 11, तो 3 घंटा हो गया। तो इफ़ यू वांट वी कैन कंटिन्यू, नहीं तो मैथ ख़त्म हो जाएगा, फिर स्टैट्स या पूरा मैथ में, क्योंकि परिमल सर आराम से पढ़ाते हैं तो उनको टाइम लगेगा, है ना। तो मुझे कराना है तो उसके अकॉर्डिंग कराना ही पड़ेगा, क्योंकि वो एग्ज़ाम तक, सीयूटी तक आप सिलेबस नहीं हो पाएगा आपका। तो मुझे पूरा सिलेबस मुझे ही कराना पड़ेगा, ये है। सो यू मे स्कीप क्लासेस, अब आपको बताना है कैसे करना है। सो क्योंकि आपके एग्ज़ाम तक तो सिलेबस नहीं हो पाएगा सीयूटी का, ठीक है ना। मतलब मैं करवा दूंगा, लेकिन परिमल से क्योंकि पढ़ा रहे हैं ना पेस में, तो सीयूटी का सिलेबस नहीं हो पाएगा ना पूरा, ये कहना चाह रहा हूँ। किसका सिलेबस है ये? अच्छा, तो नेट का है। तो आप लोग बताइए क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट? एक साथ अच्छा है सर। चलेगा? तो अभी मेनली क्या है ना, जब जैम का एग्ज़ाम 15 फरवरी को है, तो उसके बाद आपके जो हमारे जैम वाले बच्चे हैं वो भी कंटिन्यू करेंगे, अभी नहीं है ना, क्योंकि अभी तो वो जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो 15 फेब को जैम का एग्ज़ाम है। तो उसके बाद फिर अ, एक और बच्चे हैं ना जो जैम वाले बच्चे होंगे, भी क्लास करेंगे, तो उनको ऐड कर देंगे। तो अभी हमने पीछे कुछ है ना डिस्कस किए थे। एक मैं इसको डाउनलोड में सिलेबस कर रहा था, तो यूजी नहीं, हमें पीजी चाहिए। यू वांट पीजी? तो इतने कैटेगरी आ गए हैं ना। तो मेनली अभी क्या करवा रहे हैं परिमल सर? अभी ये करवा रहे होंगे ना टॉपिक, ये आप सीक्वेंस सीरीज चल रहा है ना। हाँ सर, कल सीरीज शुरू हो। सीरीज शुरू हुआ ना, सीक्वेंस हो गया मतलब, तो सीरीज ये तो हो जाएगा। चलो, अभी मैंने आपको ये वाला पार्ट मैं पिछले कुछ क्लासों से डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि बेसिक ही है, जो आपने स्कूल डेज में पढ़े हैं ऑलमोस्ट वही है। थोड़े से हैं तो बाकी है ना, थोड़ा सा और कुछ क्वेश्चन में करवाता हूँ। बाकी ये बुक अगर तुम फॉलो करना चाहो तो, ये जो गुप्ता कपूर वाली बुक है ना, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स बाई गुप्ता एंड कपूर,
जिसमें पहला चैप्टर ही डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, दूसरा चैप्टर आई थिंक ना, पहला तो इन मीनिंग दूसरा चैप्टर है, पहला इंट्रोडक्शन है एंड सेकेंड चैप्टर है डिस्क्रिप्टिव मेजर्स, देन तीसरा चौथा चैप्टर है प्रोबेबिलिटी जो मैंने कराए थे। तो आप इस बुक से भी रिवीजन कर सकते हैं। तो इस टॉपिक का अगर कंटेंट आपको फॉलो करना हो तो ये जो गुप्ता कपूर वाली बुक है ना, फंडामेंटल ऑफ, क्योंकि देखो आप यहाँ क्लास कर रहे हो नहीं कर रहे हो ये ठीक है, बट आप खुद से एफर्ट्स नहीं करोगे, खुद से बैठ के पढ़ना, समझना, रिवाइज करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, जब तक ये सब नहीं करोगे तो एग्ज़ाम में वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। सो अच्छा स्कोर के लिए आपको अपने लेवल पे भी अच्छा मेहनत करना है। हम आपके हेल्प के लिए हैं, आप पूछ सकते हो जो भी हेल्प चाहिए, डाउट है, किताब पढ़ रहे हो उसमें कुछ समझ नहीं आया, यू कैन आस्क, चाहे वो कॉन्सेप्ट हो, डेफिनेशन हो, थ्योरम हो, प्रूफ हो, है ना, क्वेश्चन हो, तो उस तरह से है, बट यू हैव टू वर्क ऑन योर लेवल। ठीक है ना। तो ये जो बुक है हम तो करवाएंगे ही, लेकिन आपको खुद भी करना पड़ेगा सीखने के लिए। ठीक है, ये बुक का नाम है मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स बाय गुप्ता एंड कपूर, है ना, इसका जो ऑथर है। सो ये है आपका गुप्ता एंड कपूर, पूरा नाम क्या है, एस सी गुप्ता एंड, है ना, वी के कपूर। तो इसमें जो है आपका जो चैप्टर नंबर 2 है वो है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना। सो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है ना, तो अब इसमें बहुत कुछ है बट आपको देखना है कितनी आपको ज़रूरत है। फिर इसमें चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 ये दोनों है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो वैसे मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम सीट भी आपको भेजे थे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, आपने किया भी है, बट अगर किताब से करना हो तो इस बुक का चैप्टर नंबर 2, 3, 4 आप ढंग से खुद से पढ़ो, समझो और पूछो, है ना, ये चीज़ें हैं। मेनली क्या है, इसके एग्जाम्पल सॉल्व करो, एक्सरसाइजेस सॉल्व करो और उसके डाउट आप डिस्कस करो, मुझसे पूछो कि आपने ट्राई किया, और जो नहीं आया वो आप पूछ सकते हो, ठीक है। सो अभी देखते हैं, एक्चुअली परिमल सर मेनली सीयूटी के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, वो क्लासेस चल रही, क्योंकि उनका क्लासेस जो स्पेशली चल रहा है वो जैम गेट नेट के लिए चल रहा है, तो उसमें आप भी क्लास कर रहे हैं क्योंकि लिंक भेजते हैं वो, बट आप, है ना, वो क्योंकि उनका भी आराम से वो है ना 4-5 महीना उनका मैथ चलता रहेगा, ये चीज़ें हैं। सो अभी जब तक एग्ज़ाम नहीं आपके होते हैं स्टिल यू कैन अटेंड क्लासेस, उससे कोई लॉस नहीं है आपका, बट मेनली मैं पूरा सिलेबस अभी है ना 1 महीने में हम लोग थोड़े फास्ट फॉरवर्ड मोड में करेंगे, ये है। आराम से अगर देखना हो तो रिकॉर्डिंग है, यू कैन, है ना, वॉच देयर, ऑलरेडी आपके ऐप में होगा, ठीक है। तो ये 2, 3, 4 आप इसको कंप्लीट करो। मेनली इस बुक में जो ये चैप्टर्स हैं 2, 3, 4 इसके एग्जाम्पल एक्सरसाइजेस ट्राई करो आप, और पूछो मेनली, है ना, जो डाउट है वो आप पूछो कि इसमें क्या आपको नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो सॉल्व करोगे तो पता चलेगा। बाकी एक बार मैं देख लेता हूँ चैप्टर 2 में क्या क्या है जो हमने डिस्कस किए नहीं किए। तो चैप्टर 2 इनका स्टार्ट होता है, पहला तो इंट्रोडक्शन है, वही है ना, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, ये सब हमने डिस्कस किया था तो पहले चैप्टर में वही सब। अच्छा इसमें ये भी है, पहला तो बस वैसे ही था इंट्रोडक्शन ना, अच्छा उसमें कुछ है नहीं, तो चैप्टर इनका 2 से ही स्टार्ट हो रहा है क्या। 1 में तो कुछ खास नहीं है, अच्छा वो बेसिक, ओके 1 बस ऐसे ही बता रहा है कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, क्यों है, ये सब है मेनली चैप्टर 2 में। तो चैप्टर 2 वहीं से स्टार्ट है, ठीक है ना। ये बार ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये हमने शुरू में डिस्कस किया था, है ना, बेसिक हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन एंड ऑल दैट। देन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन डिस्कस किया था, अर्थमेटिक मीन हमने डिस्कस किया था, मीन, मीडियन, मोड। तो मीन में हमने अर्थमेटिक मीन डिस्कस किए थे, और मीडियन मोड भी डिस्कस किया था, है ना, मीन मीडियन मोड हमने डिस्कस किए हैं। देन ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला लिखाया था ना, कि मान लो आपके पास कुछ नंबर्स हैं, हाउ विल यू फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन, जैसे ये बता रखा ना आपको, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन जस्ट लिख देता हूँ, 3, 4, 1, 9, 4, 3, मान लो ये है लेट से,
तो आपसे पूछते हैं व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस डेटा, व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन एंड व्हाट इज हार्मोनिक मीन। अभी के लिए आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। तो क्वेश्चन है डू यू नो और नॉट, जानते हो ना, हमने फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा रखा है कि जैसे मान लीजिए आपके पास गिवन है, ये मैं रिवाइज करा रहा हूँ, पहले हमने लिखा लिया ऑलरेडी, इसको आपको बता रखा है। तो इसका जो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होगा वो होगा 1/n x1 प्लस x2 अप टू xn। जो ज्योमेट्रिक मीन है वो x1 इंटू x2 इंटू xn इस पूरे की पावर 1/n है ना। ये आप शॉर्ट में लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ xi फ्रॉम 1 टू n इसकी पावर 1/n, ये 1/n समेसन xi ये आ जाएगा। और हार्मोनिक मीन जो है ये होगा n अपॉन समेसन 1 अपॉन xi i फ्रॉम 1 टू n, मतलब n अपॉन 1/x1, चेक कर लो एक बार है ना, 1/x2 1/xn ये है। ठीक है जी, तो ये फॉर्मूला है, तो इसको यूज कर लोगे ना आप लोग। तो ये पहले भी मैं लिखा रखा हूँ ऑलरेडी, तो इसके बेसिस मैंने कहा ये क्वेश्चन है जो आप कर सकते हो, यू कैन फाइंड इट। वो तो मैंने अपनी मर्जी से कुछ भी डेटा लिख दिया है, बट एग्जाम में कुछ ऐसा होगा जहाँ आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, सो यू कैन कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। फिर वेटेड मीन का भी फॉर्मूला लिखाया था मैंने, तो ये पता है ना आप लोगों को। सो वेटेड मीन भी लिखा रखा है एंड देन कंबाइंड मीन भी आपने लिखा रखा है ऑलरेडी। तो इसके एग्जाम्पल्स आप सॉल्व कर सकते हो, तो यू विल गेट आइडिया कि आपको सॉल्व हो रहा नहीं हो रहा, ये क्या डिफिकल्टी आ रही है। अब ये चूंकि किताब सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए लिखा गया है, ये मेनली सेमेस्टर एग्जाम के लिए लिखा गया है जो बीएससी एमएससी इन सब में होते हैं, तो उसके लिए आपका एग्जाम चूंकि ऑब्जेक्टिव है तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन वैसा आएगा। सब्जेक्टिव में क्या है कि एक क्वेश्चन में आधे घंटे भी लग सकते हैं, इतना लेंदी होता है, लेकिन एग्जाम में वैसे इतना लेंदी क्वेश्चन आएगा नहीं कि आपको आधे घंटे लगाने, वहाँ एग्जाम में 2 3 4 5 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, वैसा होगा। और ज़्यादा लगता है तो छोड़ दो, ये है। ठीक है ना, तो अरिथमेटिक मीन, वेटेड मीन ये सभी लिखा रखे हैं, मीडियन, मोड, तो जैसे जैसे मैंने कहा था ना पहले कि अगर सिर्फ मीन लिखते हैं सो अनलेस स्टेटेड अदरवाइज इट इज एक्चुअली अरिथमेटिक मीन है ना। कहीं अगर आपको मीन बोल रहा है या एवरेज बोल रहा है तो मतलब वो अरिथमेटिक मीन की बात कर रहा है, अगर कुछ नहीं बोला गया है तो। ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन एक्सप्लिसिटली लिखा होगा। ठीक है, जैसे हमने कंबाइंड अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला लिखा था, कंबाइंड अरिथमेटिक मीन का लिखा था ना फॉर्मूला, कि जैसे मान लीजिए x1 बार इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट डेटा एंड x2 बार इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ सेकेंड डेटा। जैसे इसमें लिखा था कि लेट x1 बार बी अरिथमेटिक मीन ऑफ डेटा 1 ऑफ साइज n1 एंड मान लो x2 बार इज अरिथमेटिक मीन ऑफ डेटा सेट 2 ऑफ साइज n2, then combined arithmetic mean of both data set। मतलब ये है, तो both data set is, तो ये हमने लिखा था जो कंबाइंड चाहिए, तो मान लो x बार लिख दिया, x बार c लगा दिया सी फॉर कंबाइंड। तो यहाँ पे ये था n1 x1 बार n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2 है ना, दैट यू नो ऑलरेडी। तो ये कंबाइंड अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला है। कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होगा, तो कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होगा, तो सिमिलरली मान लीजिए ऐसा है कि लेट कैपिटल G1 से मैं डिनोट कर देता हूँ, सो G1 बी ज्योमेट्रिक मीन ऑफ डेटा सेट 1 ऑफ साइज n1 एंड
capital G to be geometric mean of data set 2 of size n2, then combined geometric mean of both data is, तो क्या आएगा? ये मान लो लेट है ना, आगे ऐसा लिख लो, लेट जी बी combined geometric mean of both data, then what is the relation between G1, G2 and G, ये देखना है कि क्या रिलेशन होगा इनमें. तो इसमें सिंपल इसका जो फॉर्मूला है, सो log ऑफ G विल बी, है ना, log ऑफ G विल बी n1 log G1 प्लस n2 log ऑफ G2 अपॉन n1 प्लस n2. तो यहाँ बस वही था ना, जैसे आप यहाँ पे अगर log लोगे, जैसे अर्थमेटिक मीन लिख रहा था ना, अगर इसको मैं g मान लिया, अगर log लेता हूँ, जैसे मान लीजिए g है, g इज प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई फ्रॉम 1 to n पावर दिस, अगर मैं सो log ऑफ g लेता हूँ तो 1/n समेसन log ऑफ एक्स आई. तो इससे क्या समझ आ रहा है आप लोगों को? है ना, जैसे मैं लिख दूँ अर्थमेटिक मीन था 1/n समेसन एक्स आई, तो एक्चुअली log g विल बी द अर्थमेटिक मीन ऑफ log एक्स आई डेटा. समझ रहे हो? तो वैसा अगर log एक्स आई को मैं वाई आई मान लूँ, तो आपको मतलब इससे एक इंट्यूशन आ रहा होगा कैसे वो फॉर्मूला बना है ना, कैसे डिराइव हुआ है उस तरह से. एनीवे सो ये अर्थमेटिक मीन के लिए था, ठीक है. या मैं ऐसा लिख सकता था ए सी, ए मतलब अर्थमेटिक मीन, तो कंबाइन डेटा का, सो n1 a1 n2 a2 अपॉन n1 प्लस n2, तो ऐसे भी लिख सकते थे. सो ये है जहाँ पे एक कंबाइंड अर्थमेटिक मीन है ना, a1 है अर्थमेटिक मीन ऑफ डेटा 1 ऑफ साइज n1, a2 है अर्थमेटिक मीन ऑफ डेटा 2 ऑफ साइज n2, एंड ac जो है combined data of size n1 प्लस n2, ये आ जाएगा. ठीक है, तो ऐसा आ जाएगा. ठीक है जी, सो ये फॉर्मूला है. जैसे एक क्वेश्चन अगर इस पे लिख दूं मैं, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं दैट यू कैन सॉल्व.
जस्ट पुट करके निकाल लोगे, इसमें कुछ खास नहीं है क्वेश्चंस। सो रेंज ऑफ डेटा बताया था ना हमने, जैसे कोई डेटा है, अब उसका रेंज निकालना है। सो रेंज ऑफ डेटा का मतलब पहले भी लिख रखा हमने कि जो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन होगा माइनस मिनिमम ऑब्जर्वेशन, है ना। सो ये रेंज का मतलब है, कोई अगर डेटा सेट आपके पास है एंड दे आस्क यू फाइंड द रेंज, तो रेंज मतलब मैक्सिमम माइनस मिनिमम, यही हो जाएगा ना। एंड फिर ये आता है, अच्छा आपको क्वार्टाइल पता है ना, क्वार्टाइल में एक्चुअली क्या होता है, जैसे ये तो जीरोथ क्वार्टाइल है, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकेंड क्वार्टाइल, फिर आएगा ये जस्ट मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, सो थर्ड क्वार्टाइल, फोर्थ क्वार्टाइल। तो जैसे जो मीडियन है ना वो सेकेंड क्वार्टाइल होता है, दिस इज मीडियन। तो हम लोग मीडियन निकाल रहे थे ना, मीडियन वॉज सेकेंड क्वार्टाइल, जो डेटा को 50-50% है ना, तो इसके पीछे 50% डेटा है एंड इसके आगे 50% डेटा है ना। सो मीडियन एक ऐसा नंबर है दैट डिवाइड फर्स्ट क्वार्टाइल मीन्स व्हाट, 25% बिफोर दिस एंड 75% आफ्टर दिस, ऐसा पॉइंट है जिसके पीछे 25% डेटा है एंड आगे 75%। सेकेंड क्वार्टर 50-50, थर्ड तो इधर 75% इधर 25% है ना, और ये फर्स्ट फोर्थ क्वार्टाइल है तो इसके पीछे आपके पास 100% डेटा है। जीरोथ क्वार्टाइल लिखते नहीं है बट मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, जीरोथ मतलब है ना इसके आगे सारे डेटा जहाँ से स्टार्ट है। सो यू कैन सी काइंड ऑफ मिनिमम वैल्यू, काइंड ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, या उससे लार्जर कोई भी होगा तो चलेगा। तो इस तरह से है। तो एक और वर्ड आता है क्वार्टाइल डेविएशन। सो अगर आप क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला लिखोगे तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, क्या लिखते हैं? तो क्वार्टाइल डेविएशन फॉर्मूला है ये, इसी को सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी बोलते हैं, ओके। तो इसका जो फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला आता है मेनली डिटर्म हाफ Q3 माइनस Q1, ठीक है, ये आ जाएगा। सो थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल, है ना। सो Q1 का मतलब है फर्स्ट क्वार्टाइल, Q2 का मतलब है सेकेंड क्वार्टाइल, एंड सेकेंड क्वार्टाइल इज मीडियन एक्चुअली। एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरीके से ही Q4 का मतलब है, से आ जाएगा। हमने ऑलरेडी एक क्लास में पूरा मीन डेविएशन अबाउट नंबर डिस्कस किया था, ठीक है। तो वही है इसमें मीन डेविएशन कैसे फाइंड करना है। वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला डिस्कस किया हमने ऑलरेडी, तो ये सब है इसमें। वेरिएंस ऑफ कंबाइंड डेटा लिखाई दिया था, मीन जैसे है ना वैसे वेरिएंस ऑफ कंबाइंड डेटा याद है आप लोगों को, जैसे क्या होगा? जैसे बस मैं रिकॉल करा रहा हूँ, टाइम है ना हमारे पास। जैसे ये कंबाइंड वेरिएंस कि मान लो ऐसा है कि लेट V1 ही लिख देता हूँ, या सिग्मा 1 के टर्म में लिखा था ना हमने, सिग्मा 1 स्क्वायर V वेरिएंस ऑफ डेटा सेट 1 ऑफ साइज। तो आज के लिए आपका होमवर्क ये है कि इस किताब से चैप्टर नंबर 2, 3, 4 आप इसके एग्जाम्पल सॉल्व करो, एक्सरसाइजेस सॉल्व करो, और नेक्स्ट क्लास में डाउट पूछो। यू कैन गो थ्रू थ्योरीज ऑल्सो, डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज, थ्योरम्स, प्रूफ, जो भी डाउट हो आप बताओ कि इस थ्योरम में ये डाउट है तो वी कैन डिस्कस, ठीक है।
सो अच्छा, तो यहाँ पे वेरिएंस मीन भी लिखना पड़ेगा ना। तो मीन मतलब अर्थमेटिक मीन, ठीक है। तो कंबाइंड वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था? n1 टाइम सिग्मा वन स्क्वायर प्लस डिफरेंस। अच्छा, कंबाइंड मीन में यहाँ यूज़ करना पड़ेगा नहीं, तो साथ में ये भी लिख देता हूँ। We have to use the combined mean. तो यहीं पे थोड़ा एडिट करता हूँ, एक मिनट। सो x1 बार, x2 बार एंड xc बार, c फॉर कंबाइंड डेटा, ठीक है। सो मीन ऑफ डेटा सेट 1 कॉमा डेटा सेट 2, ठीक है, तो बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पे आएगा एंड कंबाइंड डेटा respectively, then ठीक है, कंबाइंड वेरिएंस या ठीक है कंबाइंड डेटा। तो इसका जो फॉर्मूला है x बार कंबाइंड माइनस x1 बार होल स्क्वायर, यही था ना जी। n2 सिग्मा 2 स्क्वायर कंबाइंड माइनस x2 बार होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। सो देखिए, स्क्वायर तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। जहाँ पे x ही बार तो ऑलरेडी लिख चुका हूँ कंबाइंड। यहाँ तुम इसको पहले इसको बाद में कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई डिफरेंस का स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर इज सेम एज b माइनस ए होल स्क्वायर। तो जो कंबाइंड वेरिएंस है और यही है, इस पे क्वेश्चंस कुछ है, ट्राई कर सकते हो। अच्छा, तो आपको अगर एक थ्योरम दिया जाए, ये क्वेश्चन 1 है, मतलब एक थ्योरम है हालांकि, है ना, या
तो इनमें से क्या लगता है, लेकिन मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा कि इनमें से क्या लगता है क्या सही होगा। एक मिनट ना, इसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये वेरिएंस और इसको हम कंपेयर कर रहे हैं नहीं, तो मुझे जो कंपेयर करना है एक्चुअली इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो लिख रहा हूँ ये है मीन डेविएशन अबाउट मीन, और उधर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन लिखना चाह रहा हूँ, तो थोड़ा सा इसमें ना चक्कर है। जैसे 1/n लिख देंगे तो ये वेरिएंस हो गया, राइट। लेफ्ट साइड में आपका अभी मैंने 1/n लगा दिया तो ये वेरिएंस हो गया, इधर 1/n लगा दिया तो ये मीन डेविएशन अबाउट मीन हो गया। अभी ये मीन डेविएशन अबाउट मीन है और ये वेरिएंस हो गया, तो मैं इसमें लगा देता हूँ स्क्वायर रूट, तो अभी हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। सो लेफ्ट साइड में जो लिखा हुआ है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, एंड राइट साइड में है मीन डेविएशन। सो मेनली आपको ये जानना है कि मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या रिलेशन है, तो अब ये क्वेश्चन ओके है। सो वेरिएंस का स्क्वायर रूट, तो मेनली एक, हालांकि ये थ्योरम है, मैं जैसे क्वेश्चन बना रहा हूँ आपको जानकारी के लिए कि मीन डेविएशन, तो लेफ्ट में यहाँ मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा है और ये मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, व्हाट डू यू थिंक, इनमें से क्या सही होगा? सी। ओके, है ना। सो ये आप जानते होंगे ऑलरेडी। सो मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन इज मोर देन इक्वल टू मीन डेविएशन, तो ऐसा हो जाएगा। सो दिस इज यूनिवर्सली ट्रू है। क्या ये हमेशा इक्वल होगा? मे बी डिफरेंट। क्या ये हमेशा डिफरेंट होगा? मे बी इक्वल। बट यह या तो इक्वल होगा या मोर होगा, ये है। सो अगर एक ही ऑप्शन चुनना है तो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन इज सी, ठीक है। तो ये रिलेशन है इनका, ये थ्योरम है, दैट यू कैन सी प्रूफ, ठीक है ना। सो बाकी आपने अभी रैंडम वेरिएबल में पढ़ा होगा और टर्म आता है जैसे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये स्कूल डेज में भी था, आई थिंक ये शायद छूट गया था। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन स्कूल डेज में भी आपको जो उसमें स्टैटिस्टिक्स है उसमें है ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। जैसे मैंने कहा था 9, 10th, 11th, 12th का प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स चैप्टर रिवाइज कर लो, तो उससे सीयूईटी के अराउंड 70-80% ईजिली कवर हो जाता है, जो सिलेबस का पार्ट है। कंटेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या है कि लेट x बार बी मीन एंड सिग्मा बी स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन,
तो एक्स बार मीन है एंड सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन है ऑफ अ डेटा, ठीक है। देन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है ना, is defined as, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सी भी लिख देता हूँ। तो क्या होता है ये सिग्मा अपॉन एक्स बार। वैसे तो नंबर ये है, बट आपको आंसर अगर परसेंटेज में चाहिए तो आप देखते होंगे ऐसा लिखा रहता है इन 200 एंड देन ये आंसर परसेंटेज में आएगा। तो ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, है ना, मान लो 0.2 आ गया तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे 20% हो जाएगा। सो इस तरह से, सो ये इसका डेफिनेशन है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का। क्या अपने स्कूल डेज में भी ऑलरेडी आई थिंक 11th में ही है, 11th एनसीईआरटी में ही है ये। ठीक है, तो इसको अगले क्लास में कंटिन्यू। कुछ पूछना आप लोगों को? सर रैंडम वेरिएबल कब स्टार्ट होगा? कब चाहते हैं स्टार्ट करें? अभी स्टार्ट करेंगे रैंडम वेरिएबल। अभी एक बार ये पार्ट कंप्लीट करके स्टार्ट करेंगे ना, तो इसमें 1-2 क्लास और दूंगा फिर स्टार्ट करेंगे। अभी ये ओके हम सर। कर रहे हैं ना रैंडम वेरिएबल, है ना। बाकी अगर ऐसे जल्दी है तो आप रिकॉर्डिंग ऑलरेडी है ना ऐप में तो है ही रिकॉर्डेड लेक्चर्स, यू कैन वॉच एंड कंप्लीट देयर। लाइव में भी होगा, अभी लाइव में कराऊंगा। सो मे भी, है ना, मैं एक्चुअली वेट कर रहा हूँ जैम का एग्ज़ाम खत्म हो जाए तब तक। स्टिल एनीवे तब तक ये पार्ट मैंने अभी तक कराए हैं बस। और परिमल सर ने आई गेस शुरू में उन्होंने बेसिक आपको कराया होगा, डिफरेंशियल कैलकुलस का पार्ट, इंटीग्रल कैलकुलस, ये दोनों कराए होंगे। एंड देन अभी सीक्वेंस सीरीज चल रहा है, ऐसा कुछ ना, देख लो। तो ये तो करवा देंगे आपके एग्ज़ाम तक, मुझे लगता है हो जाना चाहिए। ये डिफरेंशियल इक्वेशन मैं करवा दूंगा, तो वो जो भी रह जाएगा मैं करवा दूंगा। सर मैथ्स आप करवाएंगे क्या? अब अगर नहीं होगा तो मैं, हाँ, मैं करवा दूंगा पार्ट, क्योंकि मुझे पूरा सिलेबस कराना है ना, एग्जाम से पहले सिलेबस तो कराना ही है। बाकी मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हैं जितना आप जानते हैं, उस पर री अटेम्प्ट भी करने का ऑप्शन है। तो ये पूरा सिलेबस मैं एक बार करवा दूंगा, डोंट वरी। अभी आप उनसे पढ़ो क्योंकि वो बहुत डिटेल में करा रहे होंगे ना, उतनी लेवल की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार इसके सिलेबस में एक बार पूरा करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी ये कर रहे हैं, उसके बाद तो हम मैथ क्लास मतलब आप नहीं भी कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है परिवहन सर, क्योंकि इसमें सीक्वेंस सीरीज उनका चलेगा अराउंड 1 महीने तक, ये चलता रहेगा, ये है। सर ओके एनीवे सर। यू कैन अटेंड, दोनों क्लास अटेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है, अभी कल कंटिन्यू करेंगे इसको, तो एक क्लास और दूंगा मैं अभी इसको। अभी हम लोग ये वाला पार्ट थोड़ा और डिस्कस करेंगे, फिर हम नेक्स्ट उस पर आएंगे। सो कल भी अभी क्लास इसकी होगी, कल भी 10 से 11 रखूंगा अभी मैं, क्योंकि 2 घंटे मैथ्स हो रही है ना इसीलिए। सो ठीक है, अभी यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू, विदाउट क्लास होगी।